नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। बंद कमरे में हुई बातचीत से चीन की बड़ी बेचैनी। जनता की अदालत में बोले अरविंद केजरीवाल, आने वाला चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा। इस्तीफे पर कहा लांछन के साथ नहीं जी सकता, ईमानदार लगूं तो वोट देगा। जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे अमित शाह की चेतावनी। बोले आतंकवाद या पत्थरबाजी हुई तो उसे पाताल में दफना देंगे। हरियाणा में कांग्रेस पर जमकर बरसे सीएम। तिरुपति लड्डू मामले पर भड़क गए शंकराचार्य। मोदी सरकार को भी नहीं बख्शा। पूर्व राष्ट्रपति बोले हर मंदिर में हो सकती है ऐसी घटना। अल जजीरा टीवी के कार्यालय में घुसी इजरायली सेना। कहा प्रसारण तुरंत बंद करो। 45 दिन तक बंद रखने का दिया आदेश। राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया खतरा। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता खत्म हो गई। कहा जा रहा है कि इस दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वार्ता खत्म होने के बाद पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। बाइडेन ने ट्वीट करते हुए कहा कि भारत के साथ अमेरिका की साझेदारी इतिहास में किसी भी समय की तुलना में ज्यादा मजबूत, घनिष्ठ और अधिक गतिशील है। प्रधानमंत्री मोदी, और जब भी हम मिलते हैं मैं सहयोग के नए क्षेत्रों को खोजने की हमारी क्षमता से प्रभावित होता हूं। आज भी कुछ अलग नहीं था। वहीं खबर यह भी सामने आई कि पीएम मोदी और बाइडेन के बीच 1 घंटे से अधिक समय तक बंद कमरे में बातचीत हुई और बंद कमरे में हुई इस बातचीत ने चीन की परेशानी को बढ़ा दिया है। बाइडेन ने जमकर तारीफ की, लेकिन चीन की परेशानी क्यों बढ़ गई? देखिए, चीन की परेशानी कई स्तर पे बढ़ी हुई है। एक, चीन की इकॉनमी बिल्कुल खत्म होते चली जा रही है। ये राहुल गांधी कुछ भी तारीफ करते रहे, वहाँ से कंपनियां भाग रही है। अमेरिकन कंपनीज वो हिंदुस्तान आना चाह रही हैं। जो बातचीत हुई है उसका सबसे ज़्यादा सो कह सकते हैं समय वो इसी सब चीज़ों के ऊपर गया है। दूसरी जो समस्या है चीन की वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड में हिस्सेदारी ली। क्वाड की मीटिंग हुई। क्वाड एक 4 देशों का समूह है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और हिंदुस्तान, ये 4 शक्तिशाली देश एक ऐसा गठबंधन बना रहे हैं जिसमें चीन निशाने पे है कि किस तरीके से साउथ चाइना सी के ऊपर जो चीन की दादागिरी चलती है, वहाँ के तमाम 11-12 मुल्कों के ऊपर वो अपनी दादागिरी चलाता है, उसको कैसे रोका जाए उसकी भी रणनीति तैयार हुई है। और साथ ही साथ चीन की समस्या तो पहले से ही बढ़ी हुई, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर भारत और अमेरिकी सेना का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास, सबसे लंबा युद्ध अभ्यास अभी 2 दिन पहले खत्म हुआ है। तो जिस हिसाब से अमेरिका की तरफ से बयान आया कि हिंदुस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं अमेरिका और हिंदुस्तान के, वो अब तक सबसे सुदृढ़ स्थिति में है, तो ये चीन की परेशानी है। और दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री मोदी का अपना एक अलग जलवा है। जिस हिसाब से अमेरिका के अंदर उनकी खातिरदारी हो रही है और जिस हिसाब से अब अगला कार्यक्रम उनका एक स्टेडियम के अंदर 15,000 लोगों के बीच, इतनी भीड़, वहाँ के पॉपुलर लीडर्स, वहाँ के प्रेसिडेंट भी जुटा नहीं पाते हैं, उतनी भीड़ प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए वहाँ पे पहुँच रही है। तो प्रधानमंत्री का जलवा तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के इंटरेस्ट को लेकर के जिस तरीके से पूरी दुनिया में आगे बढ़ते हैं, उस पे हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए। जी, इस खबर में बात केजरीवाल की। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जनसभा की। उन्होंने 2011 में हुए अन्ना आंदोलन और पहली बार चुनाव जीतने की घटना का भी जिक्र किया और कहा कि हम पहली बार में ही ईमानदारी के दम पर सत्ता में आ गए। इस्तीफे पर कहा कि सत्ता और कुर्सी का लालची नहीं हूं। भाजपा ने भ्रष्टाचारी और चोर कहा तो दुख हुआ। लांछन के साथ कुर्सी तो क्या, सांस भी नहीं ले सकता हूं।
जी नहीं सकता। अगला दिल्ली चुनाव मेरी अग्नि परीक्षा है, अगर ईमानदार लगूं तो ही वोट देना। इस दौरान केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल भी पूछे। फिर से वही बात केजरीवाल ने की है। देखिए, इमोशनल कार्ड खेल रहा है। मैं दूसरी बात कहता हूं, अगर तुम्हें अपने ईमानदार होने पे इतना गुरूर है और तुमको ये वाकई लगता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को ईमानदार समझती है, ये जो फ्री की रेवड़ियां जो बांट रहे हो उसको बंद कर दो और ये कहो सिर्फ मेरी ईमानदारी के ऊपर वोट कर दे। सारी की सारी सीटों के ऊपर जमानत जब्त ना हो जाए तब आप किसी को कुछ कह पाओगे। ये तमाशा लोगों को घूस दे करके, लोगों को प्रलोभन दे करके, लोगों और मीडिया के जरिए अफवाह फैला करके चुनाव जीतने का काम, उसमें आपको महारत है। और जनता की अदालत क्या है? ये जनता थी क्या वहां? सारे विधायकों को कह दिया बस 20-20, 30-30 लोगों को लेकर के 2000 लोग वहां पहुंचे थे। क्यों नहीं आई जनता? कार्यकर्ता के अलावा वहां कोई नहीं था। भाषण आपने दे दिया, भाषण देकर के आप चले गए। आप ईमानदार हो, उसका क्या सबूत आपने पेश किया जनता के सामने? अदालत है तो उसमें तो सबूत पेश किया जाता है, तो वहां जाकर के आप रोना रोना शुरू कर दिया आपने। और उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत से सवाल पूछ लिए। क्यों? संघ से आपको सर्टिफिकेट चाहिए ईमानदारी की, उनसे सवाल पूछने का क्या मतलब है? क्या हो रहा है? हिंदुओं को बांटने का फिर कोई नया प्रपंच, कोई नया तरीका? तो ये केजरीवाल की राजनीति, मैं ऐसे नहीं कहता कि हिंदुस्तान की राजनीति का ये नटवर लाल है। वहीं आज बीजेपी के 2 बड़े चेहरों ने विरोधियों को चेतावनी के साथ साथ आईना दिखाने का काम किया है। एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के नौशेरा पहुंचे, जहां आतंकवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और फारूक अब्दुल्ला को घेरा। शाह ने अपने संबोधन में 2 टूक कहा, अगर घाटी में फिर से आतंकवाद या पत्थरबाजी हुई तो मुझे यह कहने में कोई हर्ज नहीं है कि हम उसे पाताल में दफना देंगे। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला शंकराचार्य पर्वत का नाम बदलना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा किसी भी कीमत पर होने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हरियाणा के सोनीपत पहुंचे, जहां कांग्रेस पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने धारा 370 नहीं हटाई क्योंकि उसे मुस्लिम का वोट चाहिए था। राहुल गांधी पर कहा कि जब वे उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हरियाणा को कोसेंगे, केरल में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश को कोसेंगे, और जब नानी के घर इटली जाएंगे तो भारत को कोसते हैं। देश में संकट आता है तो इन्हें नानी की याद आती है, भारत की 140 करोड़ जनता याद नहीं आती। आज तो जम्मू कश्मीर में अमित शाह ने और इधर हरियाणा में सीएम योगी ने। देखिए, ये कहना पड़ेगा पिछले 10 दिनों में ये दोनों ही चुनाव में बहुत ज्यादा फर्क आ गया। चुनाव के शुरुआती दौर में जम्मू कश्मीर में ये लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं रेस में नहीं है, वहां पे कोई सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग हुई, 60% के आसपास वोटिंग हो गई। हालत खराब है कांग्रेस पार्टी, उमर अब्दुल्ला और पीडीपी की, महबूबा मुफ्ती की, क्योंकि इनकी आदत है 30%, 35% वोटिंग की। ये अचानक से ये जो सर्ज हुआ है उससे उनका सारा कैलकुलेशन गड़बड़ा गया है। जम्मू के अंदर बीजेपी की स्थिति थोड़ी खराब थी, वहां पे कुछ विरोध हो रहा था, पार्टी में कुछ विद्रोही पैदा हो गए थे, टिकट बंटवारे को लेकर के सवाल उठ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि मामला गड़बड़ होने वाला है। लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत कायदे से अमित शाह ने संभाली है और ऐसा लग रहा है कि कुछ इंडिपेंडेंट्स की मदद से भारतीय जनता पार्टी की वहां पे सरकार बन जाएगी। तो एक तो जम्मू कश्मीर, हरियाणा के अंदर भी पिछले 1 सप्ताह में जो फर्क आया है वो हर पॉलिटिकल पंडितों के लिए एक अलग तरह का सबक है कि आप संगठन के जरिए, कैंपेन के जरिए और नेताओं के बयानों के जरिए आप कैसे का हारी हुई बाजी को जीत सकते हैं। वस्तु स्थिति क्या है ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए कि 15 दिन पहले ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी बड़े ही आसानी से चुनाव जीत जाएगी, 60 से ज़्यादा सीटें लेकर के आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी 25 के आसपास, उसी में 20-25 के आसपास वो वहाँ पे लटक के रह जाएगी। लेकिन आज
स्थिति ये है कि कांग्रेस पार्टी आपस में लड़ के और भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव प्रचार और संगठन की शक्ति से जिस तरह से टर्न अराउंड किया है, अभी ये हरियाणा के अंदर चुनाव बिल्कुल इवनली पोइज्ड है, मतलब कोई भी जीत सकता है। और ऐसे में जब योगी आदित्यनाथ का तड़का लगेगा तो आप ये समझिए कि ये जो चुनाव है, कांग्रेस पार्टी जो बड़ी आसानी से जीत रही थी, उनके हाथ से निकलता जा रहा है ये चुनाव जी। और अब बात तिरुपति बालाजी की। यहाँ प्रसादम का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मुद्दे पर शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने भी बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि सरकार इस मामले पर कुछ नहीं करने वाली। उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं और हमारी एक ही पहचान है, वो है पवित्रता। न जाने कब से इस पवित्रता को खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। जल्द से जल्द दोषी को कठोर सजा हो। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वाराणसी में कहा कि कल रात मेरे कुछ सहयोगी बाबा विश्वनाथ धाम गए थे। रात में मुझे बाबा का प्रसादम दिया गया तो मेरे मन में तिरुमाला की घटना याद आई। मेरे मन में थोड़ा खटका, हर तीर्थ स्थल में ऐसी घटिया मिलावट हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में इस मामले की जांच एसआईटी से कराने की मांग की गई है। एसआईटी से जांच कराने की मांग की गई है और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक किस्सा भी शेयर किया है। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि इस देश में क्या हो रहा है। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है क्या? और यू पीपल आर टेस्टिंग द पेशेंस ऑफ हिंदू कम्युनिटी। दूसरे समाज के साथ अगर इस तरह की घटनाएं घट गई होती, अजमेर में अगर सूअर का मांस मिल गया होता तो अभी देश में आग लगी हुई होती। हिंदू पेशेंस है, जिस तरह की चीजें बर्दाश्त करके इंतजार कर रहा है कि सरकार कुछ करे, और ये सरकार हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कहीं छापा पड़ा है? अभी कानूनी कार्रवाई चल रही है, बयानबाजी ही चल रही है। इस पे तो एक्शन होना जरूरी है। और सबसे बड़ी चीज, इस घटना के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कोई कड़ा फैसला लेना चाहिए। केंद्र में कानून आना चाहिए कि जो हिंदुओं के सिर पे आप लोगों ने सेक्युलरिज्म का सारा ठेका दे दिया है, ये अविलंब खत्म हो। जिस तरीके से देश में गिरजाघर आजाद है, दरगाह और तमाम मजार, मस्जिद, ये सारी चीजें जो है वो आजाद है, उसके ऊपर सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तमाम मंदिरों के ऊपर से सरकार का कंट्रोल खत्म होना चाहिए। हिंदू समाज इतना काबिल है कि वो अपने धर्म संस्थानों को बड़ी आसानी से और बेहतर तरीके से चला सकता है। आप हिंदुओं के दान, हिंदुओं के पैसे से आप अपने सेक्युलरिज्म का धंधा करोगे, ये चलेगा नहीं। तो एक तो हिंदुओं को सड़कों पे आना पड़ेगा। कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना होता है। तो एक तो पहली चीज ये कि तमाम हिंदू धार्मिक स्थल जो है वो सरकारी चंगुल से पहले बाहर आए, नंबर 1। नंबर 2, मिलावट हुई है। क्या इस देश में मिलावट के खिलाफ कोई कानून नहीं बन सकता? छोटे छोटे बच्चों की कैंसर हो रहा है क्योंकि दूध में मिलावट है, खाने में मिलावट है, सब्जियों में मिलावट है, तेल में मिलावट है। ऐसी कोई चीज है जो देश के अंदर में मिलावटी सामान बाजार में नहीं मिलता? और ये मिलावट करने वालों के खिलाफ मृत्यु दंड दिया जाए, ऐसा कड़ा कानून बनाइए। यही मौका है, पूरा देश आपके साथ होगा। और अगर आपने ये मौका चूक दिया तो फिर वोट मांगने जब आप आओगे तो लोग पूछेंगे कि आपने क्या किया। जब हिंदू आस्थाओं के ऊपर चोट पड़ रही थी तो आप बिल के अंदर क्यों घुस गए थे? ये बर्दाश्त करने वाली घटना नहीं है। इसलिए सजग रहिए और आंदोलित रहिए, इसे ऐसे नहीं जाने देना चाहिए।
आखिरी खबर में बात इजरायली सैनिक की। लेबनान में हमले तेज करने के बाद अब इजरायली सैन्य बलों ने वेस्ट बैंक में अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इस बीच वेस्ट बैंक के रमला शहर में स्थित अल जजीरा टीवी के ब्यूरो पर इजरायली सेना ने धावा बोला और कार्यालयों को 45 दिन तक बंद करने का आदेश दिया। बता दें कि अल जजीरा कतर का सरकारी न्यूज चैनल है। इजरायली सेना ने यह कार्रवाई आज सुबह ही की है। इजरायल अल जजीरा को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता चुका है। बता दें कि गाजा में युद्ध के आरंभ से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार रॉकेट और हवाई हमले हो रहे हैं। हाल के हफ्तों में स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई है। इजरायली सैनिक ने आखिर ऑफिस को क्यों बंद करवा दिया? भाई क्यों अब तक चल ही रहा था ये अल जजीरा सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये आतंकी संगठनों का माउथ पीस है। वो जो समुद्र में जिसकी लाश को फेंक दिया गया, ओसामा बिन लादेन, पाकिस्तान में जिसको पकड़ा गया था, आपको याद होगा, चाहे अल जवाहिरी हो चाहे ओसामा बिन लादेन हो, इसके टेप्स कहाँ आते थे? ये अल जजीरा वालों के पास। कैसे आते थे? क्योंकि उसका नेटवर्क था। ये कोई पत्रकार नहीं, ये प्रोपेगेंडा, जिहादियों का प्रोपेगेंडा करने वाला चैनल है। इसका एक चचेरा भाई भी है, बीबीसी, वो भी कम नहीं है। ये सब प्रपंच करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, और ये इंफॉर्मेशन को इधर, ये इंफॉर्मेशन वॉर में जो है, ये लोग जिहादियों के साथ, इस्लामिक टेररिज्म के साथ खड़े नजर आते हैं। अब तक बैन नहीं हुआ था, यही आश्चर्य की बात है। बैन कर दिया गया, सही किया गया। हिंदुस्तान में भी ये ऑपरेट करता था पहले, एक टेलीविजन चैनल के साथ इसका एक कोऑपरेशन था, उसके न्यूज़ को दिखाया जाता था हिंदी में ट्रांसलेट करके, लेकिन फिर पाबंदी लगी। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक खतरा है। इजरायली सेना ने जो आज काम किया है, इसका स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।